हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सागर एसएससी एनालिसिस गाइडेंस एंड रिजल्ट्स। तो आज हम आपके सामने पेपर सोल्व करवाने आए हैं सी सेट का, जो यूपीएससी सीएससी का भी हुआ था। मैं भी ये पेपर दे के आया था। तो एक एसएससी कैंडिडेट के लिए सी सेट का पेपर तो आसान होता है, बट सभी को पता है कि जीएस का पेपर कितना मुश्किल हो जाता है एक एसएससी कैंडिडेट के लिए। तो सी सेट का पेपर अब की बार बता रहे हैं कि पिछले सालों से थोड़ा मुश्किल आया था। तो आज लगभग ये होता है सी सेट में कि 50 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के। तो हम ये 50 क्वेश्चन मैथ के डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उसमें से जितने हो पाएंगे लगभग 40-45 आराम से डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 ऑफ द 5 पॉजिटिव इंटीजर्स आर इवन। इसमें ये दे रखा है कि 3 तो इवन है और 2 ओड है। तो और इसके बाद हमें ये 2 दे रखे हैं स्टेटमेंट, तो हमें बताना कौन सी ठीक है। देखिए, जब भी 2 ओड होंगे ना, 2 ओड को आपस में आप माइनस कर लो या प्लस कर लो, हमेशा आपका इवन आना है। तो 2 ओड हमेशा इवन देंगे और जो 3 इवन है ना, वो तो हमेशा इवन देंगे ही प्लस माइनस करने पे। तो ये हमारी पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है, क्योंकि ये 3 कहीं भी आप रख के देख लो, 2 ओड हमेशा इवन दे देंगे। ये 2 ओड रख लो, ये 2 रख लो, ये 2 रख लो, कुछ भी ये इवन दे देंगे, और जो इवन है वो तो इवन देंगे। तो ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होती है। अब दूसरी में क्या दे रखा है कि जो ये नीचे वाली है ये डेफिनेटली ओड है। देखिए, अगर हम एक ऑप्शन उठा के देखते हैं कि हमारे पास 2 ओड हैं, तो 2 ओड को हम जैसे हमने इस एक तो पी की जगह रख लिया और एक हमने आर की जगह रख लिया, तो ये इवन हो जाते हैं, ये इवन हो जाएंगे और बाकी सभी तो इवन हैं ही। तो इवन और इवन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमेशा इवन ही आता है। तो ये दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो इसका आंसर है ओनली 1। इसके बाद तो अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बताना है कि पी एक प्राइम नंबर है और सी कंपोजिट नंबर है। तो हमें कोई भी एक एक एग्जाम्पल दे के प्रूव करना है। इसने पूछ रखा है कि पी प्लस सी और पी माइनस सी कैन भी इवन, क्या इवन हो सकते हैं। मतलब हमें कोई भी एक एग्जाम्पल देना है जिससे कि ये हमें इवन प्रूव हो जाए। तो हमने पी को मान लिया, हमने जैसे पी को मान लिया हमने 11, ठीक है, और सी को मान लिया हमने 9, ठीक है। तो इसको अब 11 - 9 ये हो जाएगा 20/2 10 हो गया, और 10 एक इवन है। तो पहली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। फिर अगली दे रखी है 2p प्लस सी कैन बी ओड, कि 2p प्लस सी कि हमें कोई भी एक एग्जांपल देना जिससे हम इसको ओड प्रूव कर दें। तो कोई भी एक प्राइम नंबर उठाओ, जैसे हमने उठा लिया 2, उठा लिया माने प्राइम नंबर, 2 दूनी 4, और कोई भी एक कंपोजिट जो भी ओड हो, ओड कोई भी कंपोजिट हमने 9 उठा लिया, 9 और 4 13। तो ये भी ओड हो गया प्रूव। तो ये भी ठीक हो गया। अब पी सी कैन बी ओड, क्या पी सी ओड हो सकता है। तो पी सी ओड होने के लिए हमें कंपोजिट को जैसे हमने 9 उठा लिया, और प्राइम नंबर भी हमने उठा लिया 11, 11 नहीं 99, ये भी ओड हो गया। तो ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि ए 3 डिजिट नंबर ए बी सी ऑन मल्टीप्लिकेशन विद डी गिव्स 37 डी डी वेयर ए बी सी डी आर डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट्स। ये ए बी सी डी अलग भी होने चाहिए और नॉन जीरो होने चाहिए। तो हमने जैसे इसमें हम उठाएंगे कि कोई भी एक रख के देख लेंगे डी की वैल्यू। जैसे हमने इसमें रखी हमने 4, तो ये 3744 को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 9 जा 36, 4 3 जा 12 और 4 6 जा। तो देख, इसकी डी की वैल्यू 4 आ गई, ए की 9, बी की 3 और सी की 6। तो मतलब हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि ये अलग अलग है। तो इसका आंसर यही होगा, 9 और 3 12, 6 18। ए बी सी की वैल्यू का सम करना था, तो 18 आंसर आ जाएगा। तो चलो तो अगले की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये सीधा होता है कि अगर कोई भी 3 डिजिट रिपीट होते हैं ना, XYZ, वो हमेशा 7 11 और 13 से डिवाइड होता है, क्योंकि 7 11 और 13 का मल्टीप्लिकेशन होता है 1001। और इससे हम किसी भी 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 3 डिजिट के नंबर को, तो हमेशा वो रिपीट हो जाएगा। जैसे हमने कर दिया 3 2 1 को कर दिया,
तो 3 2 1 जा 3 2 1 और फिर 3 2 1 जा 3 2 1, तो ये रिपीट हो जाता है हमेशा। तो इसका आंसर आ जाएगा 7 11 और 13। तो अभी अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है कि 125 आइडेंटिकल क्यूब्स हैं, उनको अरेंज कर दिया गया है क्यूबिकल बॉक्स, मतलब 5 5 की लाइन में सबको हो गया 5, इसमें 5 5 5 5 करके, मतलब एक साइड में 5, एक लाइन में 5 क्यूब रख दिए हैं पूरा, जैसे 25 ऊपर, फिर 25 25 25 25 करके, तो 5 बाई 5 का बन गया है। तो इसका मतलब है इसमें इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, जैसे इसमें 5 बाई 5 का हुआ है तो इसकी n की वैल्यू 5 होगी। तो हमें क्या पूछ रखा है कि हाउ मैनी क्यूब्स आर सराउंडेड बाई, मतलब वे सारे क्यूब्स जिसको मतलब बाहर से कोई हवा टच कर ही नहीं रही, तो वे सारे क्यूब्स बताने हैं हमें। तो मतलब जिसके चारों ओर कोई ना कोई एक क्यूब हो, तो इसका सीधा फार्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। तो n-2 हो गया 3, 3 का क्यूब 27, तो सीधा इसका ये आंसर हो जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इसमें क्या पूछ रखा है कि ए बी सी वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू ए वर्क इन, मतलब अगर ए किसी काम को 8 दिन में करता है, सॉरी, ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उस काम को 16 दिन में करता है, सी उस काम को 12 दिन में करता है। तो अब ये कहा कि ए मंडे को काम करता है, बी ट्यूसडे को, सी वेडनेसडे को, फिर ए थर्सडे को, बी फ्राइडे को, सी सैटरडे को, ऐसे वे काम करते रहते हैं। तो टोटल काम जैसे फिर कितने दिन में होगा, या फिर इन्होंने पूछ रखा है कि हाँ टोटल काम इन्होंने बोल रखा है 10 दिन में पूरा होगा और थर्सडे को पूरा होगा। तो ये हमें अब चेक करना है कौन सा ठीक है। तो क्या होता है, इन तीनों काम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, वो हमारे पास टोटल वर्क आ जाता है। तो 8 16 और 24 का हो गया 48, तो 8 6 48, 16 34 48, 12 4 48, ठीक है। तो अब ये क्या है कि ये इनकी आ गई एफिशिएंसी कि एक दिन में कितना काम करता है, ये एक दिन में 6 काम करता है, ये 3 काम करता है, ये 4 काम करता है। तो इसका मतलब पहले दिन 6 हुआ, दूसरे दिन 3 हुआ, तीसरे दिन 4 हुआ, तो 3 दिन में कितना काम हुआ, 6 और 4 10 3 13, ऐसे ही फिर 13 फिर 13 फिर, तो मतलब 9 दिन में हमारे पास 39 काम हो गया। तो हमारे पास कितना काम बचा, 8 काम बचा। अब 8 काम को 10वें दिन में ये 6 काम कर देगा, और 11 8 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, तो हमारे पास 39 हो गया, तो 9 काम बचा हमारे पास, 39 हो गया, तो 9 काम बचा हमारे पास। तो 10वें दिन ये 6 काम कर देगा और 11वें दिन ये 3 काम कर देगा, तो टोटल काम 11 दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये दूसरी स्टेटमेंट है, ये तो रॉन्ग होगी। अब 11वें दिन हो जाएगा, तो मंडे टू अगले मंडे 7 दिन, फिर 8वां मंडे, 9वां ट्यूसडे, 10वां वेडनेसडे और 11वां थर्सडे, तो थर्सडे को काम पूरा हो जाएगा। तो इसका ओनली वन आंसर होगा, ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन कि इफ़ जीरो इज रिटन एज CHUR देन हाउ प्लेयर इज रिटन एज। इसमें क्या है कि +4 कर रखा है, जैसे ये 26 होता है, 26 + 4 ना, +3 कर रखा है, सॉरी, +3 कर रखा है, ये 5 और 3 8, इसका 18 18 और 3 21 और 15 और 3 18, तो ये P 16 पे होता है, 16 और 3 19, L 12 और 3 15, A और 3 1 और 3 8, तो ऐसे +3 कर देना इनके, उसमें ये आ जाएगा इसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन, इसमें ये 5 स्टेटमेंट दे रखी हैं और ये पूछ रखा है कि कितनी स्टेटमेंट मिनिमम यूज होनी चाहिए कि ये बताने के लिए इनमें से ओल्डेस्ट कौन है। तो ये बताने के लिए सारी 5 की 5 यूज होंगी, किसी एक को भी हटा देते हैं ना तो भी ये नहीं हो पाएगा। ये देखिए कि E इज़ यंगेस्ट, तो हमें E यंगेस्ट सबसे नीचे वाला पता लग गया। F इज़ ओल्डर देन A, F ऊपर है, A उसके नीचे, F इज़ ओल्डर देन A। फिर उसके बाद F इज़ यंगर देन D, तो D इससे F से ओल्डर है, तो इसका भी यूज़ हो गया, इसका भी। C एंड D आर ऑफ सेम एज, तो मतलब इसका मतलब ये पता लग गया कि C भी ऊपर ही है। और A इज़ ओल्डर देन B, तो
ए बी से ओल्डर है तो यही पता लग गया कि बी भी नीचे है। तो अगर आप किसी एक को भी, जैसे अगर आप पहली को हटा देते हो तो बी हट जाएगा, बी के बारे में हमें पता नहीं लगेगा। दूसरी को हटा देते हो तो सी के बारे में पता नहीं लगेगा। तीसरी को हटा देते हो तो ई के बारे में पता नहीं लगेगा। चौथी को हटा देते हो तो ये नहीं पता लगेगा कि एफ़ बड़ा है या डी बड़ा है। और पाँचवीं को हटा देते हो तो ये नहीं पता लगेगा कि एफ़ बड़ा है या ए बड़ा है। तो इस वजह से 5 की 5 यूज़ होंगी इसमें। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है कि कंसिडर द फॉलोइंग इंक्लूडिंग द क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। 5 मेंबर एक फैमिली में, तो हमें ये बताना कि ई और बी का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अब ये पूछ रखा है कि कितनी स्टेटमेंट्स हैं वो हमें ज़रूरी हैं इसका आंसर देने के लिए। तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, ए और बी मैरिड कपल है, मतलब ए और बी मैरिड कपल है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि डी इज़ द फादर ऑफ सी। जो डी है वो सी का फादर है, तो मतलब डी सी का फादर है। ये स्क्वायर लगाते हैं जो मेल होता है उस पर। ई इज़ डी इज़ सन, ई है वो डी का सन है, तो मतलब डी ई डी का सन है, तो मतलब ये इसका तो भाई होगा, सी का भाई होगा, डी का सन है। ए एंड सी आर सिस्टर, ए और सी सिस्टर है, तो इसका मतलब ये जो है ए एंड सी आर सिस्टर, तो मतलब ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, और ये मेल हो गया, ये इसका पति है। तो हमें क्या बताना, ई और बी का रिलेशन, ई और बी का रिलेशन बताना है। तो एक बात बताइए, अगर हम पहली को हटा देंगे कि ए और बी मैरिड कपल हैं तो हम इस रिलेशन को नहीं लेके आ पाएंगे, तो पहली तो ज़रूरी है। फिर दूसरी में क्या है, डी इज़ सी इज़ फादर, अगर डी सी का फादर है, अगर हम इसको हटा देंगे तो हमें ए और ना ई और सी के का रिलेशन नहीं पता लगेगा, ई और सी, क्योंकि ई इज़ डी सन है, डी का सन ई है, और डी की डॉटर सी है, और सी की बहन ए है। तो अगर हम इनमें से किसी भी एक स्टेटमेंट को भी हटा देते हैं ना, तो ये इन दोनों में से किसी के साथ कनेक्शन नहीं कर पाएगा, इससे कनेक्शन नहीं कर पाएगा तो बी से कनेक्शन हो नहीं पाएगा। तो इसका ये मतलब है कि हमें चारों स्टेटमेंट ज़रूरी हैं इसका आंसर देने के लिए, इसका सी आंसर होगा। फिर अगला तो बहुत आसान था, इसको नीचे कर देता हूँ। इसमें क्या था कि ये पूछ रखा है कि इसमें से अलग क्या है, और सभी के सभी इसमें प्राइम है, बस ये 91 प्राइम नहीं है। ये कहाँ से नीचे जाएगा, हाँ इसमें ये जो ये है ना 91, इसमें ये प्राइम नहीं है और बाकी सब प्राइम है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि राजू के पास 10 पेयर रेड शूज़ के हैं, 9 वाइट के हैं और 8 ब्लैक के हैं। तो हमें कोई एक जूता उठाना है एक बार में, और रिप्लेसमेंट नहीं करना कि वो कर दिया दूसरा उठा लिया, विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बॉक्स। तो हमें ये पता लगाना है कि इसमें रेड पेयर ऑफ शूज़ कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितने कर पाएंगे। तो हमें मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि एक बार एक ही उठा सकते, उसको हम दोबारा नहीं उठा सकते। ठीक है, तो हम जैसे हमने पहले 10 उठा लिए रेड, फिर 10 उठा लिए माने रेड, फिर 9 उठा लिए वाइट, फिर 9 उठा लिए वाइट, तो हमारे पास कितने हो गए 10 और 9 ने, सॉरी हमें कितने बताने, क्या बताना है, रेड के बताने हैं हमें कि रेड पूरा हो जाए। तो हमने पहले 8 उठा लिए ब्लैक के, फिर 9 उठा लिए वाइट के, फिर 8 ब्लैक के और 9 वाइट के, तो 8 और 9 17, 17 दूनी 34 हम उठा लेंगे, जिसमें हमारे पास एक भी रेड जूता नहीं आएगा। फिर कोई ना कोई एक रेड तो उठाना पड़ेगा 35वें में, फिर एक रेड उठाना पड़ेगा 36वें में, तो एक पेयर हमारे पास यहाँ आ जाता है। फिर तो हमें 36 अटैम्प्ट करने पड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। 36 में तो हमारे पास एक पेयर ऑफ रेड शूज़ आ ही जाएगा, तो उसका 36 हो गया। तो फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, देयर आर 4 लेटर्स एंड 4 एनवेलप्स, एग्जैक्टली 1 लेटर इज़ टू बी पुट इन एग्जैक्टली 1 एनवेलप विद, हमारे पास 4 लेटर हैं और 4 एनवेलप हैं, और एक एनवेलप के अंदर एक ही लेटर डालना है। तो अब
इसके ऊपर हमें दो स्टेटमेंट दे रखी हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ एक ऐसा लेटर हो जो इनकरेक्ट में चला जाए। भाई ऐसा तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। मान लो चार एनवलप है, अगर हमने 3 को सही में डाल दिया तो चौथा तो अपने आप सही में डालना पड़ेगा ना। अगर हमने एक को भी गलत में डाल दिया तो कम से कम 2 गलत तो होंगे, तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। फिर उसके बाद अगली स्टेटमेंट है देयर आर ओनली 6 वेज इन विच ओनली 2 लेटर्स कैन गो इनटू द करेक्ट एनवलप्स। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि सिर्फ 6 ऐसे वे हैं जिसके अंदर ये करेक्ट में जाएगा। बिल्कुल सही बात दे रखी है, 6 हैं, जैसे ये 4 हैं कि 2 लेटर सही में जाने चाहिए। मतलब या तो एक ये 2 सही चले गए, ये दोनों गलत हो गए, ये 2 सही चले गए यो और ये गलत हो गया, ये दोनों सही चले गए, ये दोनों गलत हो गए। तो 3 पेयर ये बन गए। फिर ऐसे इनका पेयर बनेगा 4, ऐसे इनका पेयर बनेगा 5, और फिर ऐसे ही एक इसका पेयर बनेगा 6। तो हमारे पास 6 ही होंगे जिसमें ये 2 करेक्ट में जा सकते हैं। तो इसका ओनली 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अब अगला क्वेश्चन। इसमें क्या था कि हमें कोई ये बताएं जी प्लस की जगह हमें क्या रीजनिंग, क्या ट्रिक लगाने पर 7 को 9 को 10 को में क्या हम लगाए कि हमारे पास 8 आंसर है। तो इसका सीधा सीधा था इनको ऐड कर दो, 7 और 9 और 10, 19 और 7 26, और फिर 26 के डिजिट को जोड़ दो, 6 और 2 8, 8 आ गया। 11 और 9 19, 19 और 30 49, 49 को 4 + 9 कर दो, 5 आ गया। 11 और 21 32 7 39 10 49, 49 को 9 और 4 कर दो, 13 आ गया। तो इसका सीधा हो जाता 23 और 4 27, 27 और 5 32 42, 42 4 और 2 6 उत्तर आ गया। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, लेट x बी ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 7x + 96 इज डिविजिबल बाय x, हाउ मेनी वेज x। तो सीधी बात है, जो x है वो 7x से तो डिवाइड हो ही जाएगा। अब हमारे पास बचा 96, तो हमें 96 की वो सारी वैल्यू देखनी है कि जो मतलब x से डिवाइड हो जाए। इसका मतलब हमें 96 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो 96 के 10 फैक्टर होते हैं, अब निकाल लेना। जैसे ये हो जाता है 1 × 96, 2 × 48, 3 × 32, ऐसे आप सारे निकालिए, 10 आंसर आ जाएगा। फिर 36 क्वेश्चन, इफ़ पी क्यू आर एंड एस आर डिस्टिंक्ट सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पी + क्यू एंड आर + एस। तो हमेशा हम अगर हमारे पास ये हो ना, जैसे अलग अलग हम बड़ी से बड़ी हम क्या वैल्यू ले सकते हैं, 6 7 8 और 9। तो हम इसमें अगर जैसे हमने कुछ भी बनाना है कि हमने जैसे 6 और 9 और 7 और 8 कर लिया ना, तो अगर इन चारों का सम सेम है ना हमारे पास, और हमें ये 2 मल्टीप्लाई करने हैं, अगर जैसे इसका और इसका सम सेम है और हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमें वो दोनों वैल्यू करनी पड़ेंगी जिसमें ये दोनों वैल्यू सेम आ जाए। तो 6 और 9 15 और 7 और 8 15, तो 15 × 15 करेंगे 225। ये हो जाता है कि इसमें ये होता है, अगर हमने कोई भी जैसे हमारे पास हो गया 17 और 13, इसका सम होता है 30, और 15 और 15 इसका भी सम होता है 30। तो हमेशा जब भी ये जितने नज़दीक होंगे ना आपस में, ये 15 15 इसमें 0 का डिफरेंस है, इसमें 4 का, तो ये जितने नज़दीक होगे ना उतना इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा आएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन कम आएगा। अब ट्राई करके देख लेना। तो इसका आंसर 225 हो जाएगा। तो अभी हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, तो इसमें हमें क्या करना है कि 9 को हमने 99 बार लिखना है। तो 99 बार 9 9 9 9 9 9 9 लिख दिया। तो हम फिर यहाँ इसको डिवाइड करके देखेंगे। जब हम डिवाइड करते हैं ना, तो 3 और 3 जब 6 9 आ जाते हैं ना, तो वो पूरा ये 13 से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि कोई भी 3 3 का 2 बार रिपीट होगा। मैंने अपने आपको पीछे एक क्वेश्चन बताया जो XYZ वाला क्वेश्चन है,
इसमें तीन तीन दो बार अगर रिपीट हो रहा है कोई भी तो वो हमेशा 13 से डिवाइड हो जाता है, 7 11 13 से। तो ये 6 का पेयर एक 13 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ऐसे 6 के हम 99 को हम अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो 96 तक चला जाता है। तो 3 हमारे पास 9 9 बच जाएंगे। तो मतलब 999 को जब हम 13 से डिवाइड करेंगे जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 13 7 91, 8 83 78, तो 11 11 हमारे पास रिमाइंडर आ गया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, ईच डिजिट ऑफ 9 डिजिट नंबर इज़ 1। एक 9 डिजिट नंबर है जिसका हर एक डिजिट 1 है एंड इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ, वो खुद से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ रिजल्टिंग नंबर का डिजिट का सम क्या होगा। देखो कोई भी अगर जैसे क्या 9 बार है और इसको हमने फिर इस 9 बार से कर दिया, तो अगर या तो हम इसको मल्टीप्लाई करके और 1 मिनट रुको, देखो कोई भी जैसे 11 इसमें हमने 9 डिजिट का ये हो गया, इनटू में इसी को 9 डिजिट में कर दिया। तो ये डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर या तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसके डिजिट के का सम करें, या हम पहले डिजिट का सम कर दें और फिर मल्टीप्लाई कर दें, तो सेम बात होती है। तो इसका डिजिट का सम 9 हो गया, इसके डिजिट का सम 9 हो गया, 9 इंटू 9 81 हो गया। तो इसका आंसर 81 आ जाएगा। व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल डिजिट विच अपीयर्स इन ऑल इंटीजर फ्रॉम 10 से। सो इन सब का सम बताना था, तो ये मैंने मैन्युअली ये तो मैन्युअली काउंट हो जाएगा। पहले में क्या होगा, 2 से लेकर 10, फिर 2 से लेकर 11, फिर 3 से 12, फिर 4 से 13, 5 से 14, ऐसे ही हो जाएगा। तो इसमें क्या ट्रिक थी कि जैसे शुरू का तो 54 है ये सम, और फिर धीरे 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 ये एक 65, फिर 75, 85, 95, 105, 105, फिर 115, फिर 100, ये नीचे होगा, फिर 105, फिर 115 हो जाएगा, फिर 125, 135 ऐसे हो जाएगा। ये सारा हो जाता है 854। फिर उसके बाद इसने 10 और 100 को भी इंक्लूड करवा रखा है, तो ये 2 ऐड हो जाएगा 856। तो ये मैनुअली काउंट कर दिए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि ABC एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर मान लीजिए आप इसे। तो 1 पॉइंट ऑन ABCD, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन ईच PC और DA। AB इस पे एक है, इस पे भी एक पॉइंट है। दूसरा पेन लेके आते हैं। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ 2 पॉइंट दे रखे हैं, या क्या 1 पॉइंट ऑन AB एंड CD। हाँ AB एक पॉइंट यहाँ है, 2 पॉइंट ये हैं। तो इसको हमें बताना था कि इनको आपस में कनेक्ट करके, इन डॉट्स का यूज़ करके कितने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ट्रायंगल बन सकते हैं। तो इनको हम जैसे करेंगे 1, इससे 2, इससे 3, इससे 4, या 2 3 या 3 4, 4 इससे बनेंगे, फिर इनको जोड़ के 7, फिर इनको जोड़ के 8 9, फिर इनको जोड़ के 10 10, तो ऐसे बन गए, ठीक है। फिर इनका गैप दे के 11, फिर इससे ये 12, फिर इससे 13, फिर इनका 14, और फिर 14, फिर एक इससे 15, और एक इससे 16। ये 16 ही मैक्सिमम बनेंगे, तो इसका 16 आंसर हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है कि 40 बच्चे एक सर्कल में खड़े हैं। वन ऑफ देम से चाइल्ड वन हैज़ ए रिंग, एक रिंग है उसके पास। द रिंग इज पास क्लॉकवाइज, उसने क्लॉकवाइज ऐसे इस साइड भेज दी उसको, रिंग को, ठीक है। और चाइल्ड वन पासिस टू चाइल्ड टू, चाइल्ड टू पासिस टू 4 4, एक ने 2 को दी, 2 ने 4 को दी, 4 ने 7 को दी, 7 ने 11 को, 11 ने 16 वाले को, 16 ने 22 29 37 37 वाला फिर
43 को देना था ना, 37 वाले को, फिर 46 को देना था तो 6 को दी, फिर 16, फिर 27, 39, फिर 39 को 52 को देना था तो 12, फिर 26, फिर 41 वाला वही होगा। तो ये पूछ रखा है कि आफ्टर हाउ मच चेंजेज इंक्लूडिंग चाइल्ड वन। इंक्लूडिंग चाइल्ड वन का है कि हमें ये पहला ही माना जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा हमारा चेंज, एक चेंज हुआ माना जाएगा, इसका ये मतलब है। विल द रिंग बी इन हैंड्स ऑफ चाइल्ड वन अगेन, अगेन चाइल्ड वन के हाथ में आ जाएगी जो रिंग, ये पूछ रखी है। तो ये हमने काउंट कर लिए, ये 5, 5, 10 और 6, 16, 16 के बाद उसके पास आ जाएगी। अगर हम इंक्लूडिंग वन नहीं मानते ना तो ये 15 आंसर था। तो अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है कि जेड 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 वाई वाई, मतलब ये 2 बार, फिर ये 3 बार, फिर ये 4 बार, 5 बार। तो इसका ये मैंने पेपर में गलती से हो गया था। तो इसका क्या है कि ये 2 बार है, ये 5 बार, तो ये लास्ट में 27 बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम मान सकते हैं कि हमारे पास वो फॉर्मूला होता है ना कि नंबर ऑफ वो सम 1 से 27 तक का हमें सम करना होता है ना, नंबर ऑफ टर्म्स ऐड करने के लिए। तो 27 टर्म्स हैं इंटू 28 अपॉन में 2, तो ये 14 हो जाएगा। तो ये 98, 9, 28, 28 और 9, 37, 378 होगी ये टर्म्स। और इसमें से हमने एक टर्म घटा देनी है 377, क्योंकि ये हमने 2 से शुरू किया था ना, एक था नहीं। तो 377 टर्म्स हो जाएंगी यहाँ। और 377 का फिर हमने मिडिल टर्म निकालने, तो ऑफ कर लीजिए। तो 1 कम 2, 2 नीम 2 8 16, 1 17, 2 8 16, तो 188.5 हो गया। तो 189th टर्म निकालने हमें क्या होगी। और 189 टर्म निकालने के लिए या तो आप मैनुअली काउंट करो या फिर सीधा हिट एंड ट्राई लगा लो, जिससे ये आ जाता है कि 18 का 9, 9 17 निम्न 19, 19 निम्न 171, 171, तो 19 का 190। तो जैसे हमारे पास 19 टर्म्स ले लिए हमने, 19 इंटू 20/2, 190 हो गया। तो 190 का मतलब जो हमारी 19वीं टर्म थी ना, वो हमारी चल रही थी 189 में, 190 में पूरी हुई है वो 19वीं टर्म। तो 19वीं टर्म अगर 190 में पूरी हुई है तो 19वीं टर्म क्या होती है, जैसे हम पीछे से करते हैं, 19 का मतलब होता है 8, 8, क्योंकि 27 जैसे पीछे से हम शुरू करते हैं टोटल। अगर हमें, आपने रीजनिंग में देखा होगा, ए को हम 1 भी लिख सकते हैं और पीछे से 26 लिख सकते हैं। तो वैसे ही एच को हम पीछे से 19 लिखते हैं और आगे से 8 लिखते हैं। तो ये 19वीं टर्म आगे पीछे से दे रखी थी, तो इसका आंसर एच हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है कि हमारे पास एक क्वेश्चन पूछ रखा है, क्या P ग्रेटर देन Q है। अब हमें ये बताना है कि हम इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स का यूज़ करके इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर यस भी हो सकता है और नो भी, बट हमें ये पता लगाना कि हम कितनी स्टेटमेंट्स का यूज़ करके इसका आंसर दे सकते हैं। ये पहले कि P इंटू क्यू इज़ ग्रेटर देन 0। अगर P इंटू क्यू 0 से बड़ा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है P माइनस P हो और माइनस क्यू दोनों नेगेटिव हो, ठीक है, और दोनों पॉजिटिव भी हों। तो इन इससे तो नहीं बता सकते ना कि P Q से बड़ा है या नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि P स्क्वेयर इज़ ग्रेटर देन Q स्क्वेयर। तो P स्क्वेयर अगर Q स्क्वेयर से ग्रेटर है तो इसका मतलब ये है कि P ग्रेटर देन Q होगा, या फिर माइनस P पर इससे हम ये नहीं बता सकते ना कि जो ये P और Q हैं ये पॉजिटिव है नेगेटिव। क्योंकि अगर
पी नेगेटिव होगा तो भी उसका स्क्वायर क्यू से ग्रेटर होगा, और पी पॉजिटिव होगा तो भी इसका स्क्वायर क्यू से ग्रेटर होगा। तो हम ये ना स्टेटमेंट और ना स्टेटमेंट दोनों का यूज़ करके हम ये बता ही नहीं सकते कि पी और क्यू दोनों नेगेटिव हैं दोनों पॉजिटिव हैं। अगर वो दोनों पॉजिटिव हुए तो पी ग्रेटर देन हो सकता है, अगर वो नेगेटिव हुए तो पी लेस भी हो सकता है उससे। तो हम इसका आंसर डी आएगा कि हम किसी भी उसका आंसर का जवाब नहीं दे सकते दोनों स्टेटमेंट का किसी भी स्टेटमेंट का यूज़ करके। तो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हमारे पास क्या है कि जो ये है पी प्लस क्यू माइनस आर ग्रेटर देन पी माइनस क्यू प्लस आर, ये बताना है, और ये दो स्टेटमेंट है। तो हम अगर एक एक स्टेटमेंट को लेंगे तो इससे इसका आंसर नहीं निकल रहा, तो हम दोनों को उठाते हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, पी क्यू से ग्रेटर है। इसका मतलब इसने क्या देखा कि पी माइनस क्यू इज पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और मतलब इसका मतलब क्या है, जो पी माइनस क्यू का आंसर आएगा उसमें आर ऐड होगा। और नीचे वाला क्या है कि पी माइनस आर नेगेटिव है, तो पी माइनस आर है ये नेगेटिव हो जाएगा, तो क्यू में से कुछ ना कुछ माइनस होगा और यह ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब ये कभी इससे ग्रेटर हो ही नहीं सकता, ये हमेशा इससे लेस होगा। ये क्यू में क्यू से कुछ ना कुछ छोटा हो रहा है, और ये आर और क्यू कुछ पॉजिटिव हो गया, आर और क्यू में कुछ ना कुछ ऐड हो रहे हैं, तो दोनों से मिला के इसका आंसर निकल जाता है। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक पार्टी के अंदर 75 बंदे हैं जो चाय लेते हैं, ये ऐसे हो जाएगा, टी वाले 75 हैं। 60% कॉफ़ी लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं। 15 ऐसे जो बोथ लेते हैं, बोथ लेते हैं 15, तो इसको हम अगर यहाँ 15 लिखेंगे तो इसमें ये 60 हो जाएंगे और ये 45 हो जाएंगे, क्योंकि 15 हमने कॉमन ले लिए, ये कॉफ़ी वाले हैं। तो इसके बाद फिर इसके बाद क्या बोल रखा है कि कोई भी नो वन टेकिंग मिल्क टेक टीज, मतलब जो कोई मिल्क ले रहा है वो टी नहीं ले रहा, तो इसका मतलब कॉफ़ी तो ले रहा है, कॉफ़ी के बारे में कुछ नहीं बताया, तो कॉफ़ी तो वो ले सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद ईच पर्सन टेक्स एटलीस्ट वन ड्रिंक, हर एक बंदा कोई ना कोई एक ड्रिंक तो लेता ही है। ठीक है, तो मतलब इन तीनों सर्कल के बाहर कुछ नहीं आएगा, सब इसके अंदर आएंगे। तो हाउ मैनी पीपल अटेंडेड द पार्टी, अब ये पूछ रखा है कि टोटल बंदे कितने थे पार्टी अटेंड करने के लिए। तो पहली स्टेटमेंट में क्या है कि 50% टुक मिल्क, 50 बंदे मिल्क ले रहे हैं, तो हम इसको यहाँ 50 इसमें लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या है कि अब क्या हम इस स्टेटमेंट को देख के बता सकते हैं कि इसमें टोटल कितने बंदे थे? हम नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हम इन सब को काउंट कर सकते हैं उसमें ये भी जोड़ सकते हैं, पर हमें अभी ये नहीं बताना इन दोनों में कॉमन कितने बंदे थे, यहाँ कितने बंदे आ रहे हैं। तो अगर यहाँ नहीं पता तो हम इससे इसका आंसर नहीं दे सकते। फिर अगली स्टेटमेंट क्या कहती है कि नंबर ऑफ पर्सनस, नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड द पार्टी इज़ 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन हु टुक मिल्क ओनली। देखिए अब हमें मिल्क ओनली के बारे में बता दिया है कि जो मिल्क ओनली लेते हैं वे जितने टोटल बंदे हैं उनका 1/5 है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या था, दे ये थे हमारे पास 3 सर्कल, ये टी, ये कॉफ़ी, ये मिल्क। ठीक है, ये हो गए थे हमारे पास 60, ये 15, ये 45। तो अब हम यहाँ हिट एंड ट्राई लगा सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि यहाँ प्लस यहाँ 50 बंदे हैं। तो अब हमें टोटल अगर हम इसको कॉमन मान लेते हैं 25 मान लेते हैं, 25 यहाँ 25 यहाँ, तो ये यहाँ 20 हो जाएंगे, ये 20 हो जाएंगे, तो 60 और 20 80, 80 और 40 120, 120 और 25 125 हो गए। ठीक है, और ये 25 का 5 गुना भी है, तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा कि दोनों को मिला के हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो फिर अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर 5 चिल्ड्रंस विद एज
5 चिल्ड्रन है जिसकी ABCDE एज है और सब में 2-2 का गैप है। ठीक है, तो हमें बताना है कि यंगेस्ट चाइल्ड की एज कितनी होगी। तो अब हम कैसे बता, और हमें ये बताना कि स्टेटमेंट 1 सिर्फ स्टेटमेंट 1 का यूज़ करके इसका आंसर दिया जा सकता है, स्टेटमेंट 2 का या दोनों में से किसी का नहीं। तो हम पहली स्टेटमेंट बताते हैं कि एल्डेस्ट की एज 3 टाइम्स है यंगेस्ट की से। तो मतलब ई की एज और इसकी एज में रेशियो 1:3 है, तो इसके बीच में कितना गैप हो गया, 2 का। और हमें ये दे रखा है कि हर एक के बीच में 2 का, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो 2 की वैल्यू क्या होगी, 8। एक की वैल्यू होगी 4, तो इसकी 4 है, इसकी 12 है। तो 6, 8, 10, 12। तो पहली का हम यूज़ करके आंसर दे सकते हैं। दूसरे क्या दे रहे थे, एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन इज़ 8। एवरेज एज है चिल्ड्रन की 8 है। अगर हमें जैसे AP में दे रखे हैं कि 2-2 साल का गैप है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर उसका हमने एवरेज दे दिया तो हमने मिडल वाले की एज दे दी इसमें 8। तो मिडल वाले की 8 है, इसमें से 2 माइनस करेंगे 6, इसमें 2 माइनस करेंगे 4, यंगेस्ट की एज आ गई। तो हम दोनों का अकेले अकेले का यूज़ करके इसका आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, लेट PQRST बी 5 स्टेटमेंट सच दैट। PQRST 5 स्टेटमेंट है ऐसे कि अगर P ट्रू है तो B और Q दोनों ट्रू होंगे। अगर ये ट्रू है तो ये दोनों ट्रू होंगे, और अगर R और S ट्रू है तो T को फॉल्स होना पड़ेगा। इसका मतलब अगर T ट्रू होगा तो R और S में से कोई ना कोई एक तो फॉल्स होगा ही। ठीक है, तो अब हम ये देते कि इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। अगर T इज़ ट्रू, अगर T ट्रू है, देखिए T फॉल्स है। अगर T ट्रू है, T देन एटलीस्ट 1 P एंड R मस्ट बी फॉल्स। तो इनमें से एक को फॉल्स होना पड़ेगा। तो मान लिया हमने कि हम ये मान लेते P और R दोनों ट्रू हैं, क्योंकि जब भी तो हम ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर पाएंगे। तो अगर अगर R ट्रू है तो ये कंडीशन तो ये सेटिस्फाई होगी, R ट्रू। इसका मतलब हमें S को किसी ना किसी तरह फॉल्स रखना पड़ेगा, जब भी तो ये इस बात को गलत प्रूव कर पाएंगे। पर अगर P ट्रू हो गया, P ट्रू है तो Q और S दोनों ट्रू हैं, और Q एंड S दोनों ट्रू है, तो मतलब S ट्रू है ही। R हमने दे रखा है ट्रू, तो R और S दोनों ट्रू हैं, तो इसका मतलब T को तो फॉल्स होना पड़ता, बट T तो ट्रू है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसको हम कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पाए। फिर उसके बाद दूसरी, अगर इफ़ Q इज़ ट्रू, अगर Q ट्रू, अगर Q ट्रू है देन P इज़ ट्रू। इसका तो ये कोई है ही नहीं। अगर Q ट्रू है तो इसके बारे में तो हमें कुछ दे ही नहीं रखा कि वो P ट्रू होगा या नहीं होगा, तो इसका मतलब ये गलत है। तो ओनली 1 सही है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये दे रखा है कि ये एक वर्ड दे दिया, इसको उल्टा करने के बाद भी कितने ऐसे लेटर होंगे जो जिनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो इसमें सिर्फ एक ये एन होता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है कि एक प्रिंसिपल है P बिकम्स Q बन जाता है 1 साल के अंदर, व्हेन द कंपाउंडेड हाफ ईयरली R%। और वही इस प्रिंसिपल P Q बनता है 1 साल में अगर हम कंपाउंडेड एनुअली करें S% में। तो इसका हमें बता रखा कौन सा करेक्ट है कौन सा। देखिए, मान लेते हैं हम R को 10% मान लिया हमने, ठीक है। तो उसको हम अगर हाफ ईयरली यूज़ करेंगे तो उसका 5% हो जाएगा, ठीक है। और 5% पे 2 हाफ ईयरली लगाएंगे तो 10.2% हो जाता है, ठीक है। R की वैल्यू क्या थी, 10, और हमें क्या दे दिया कि अगर हम P पे हम डायरेक्ट S% लगा दे तो Q आ जाता है। तो इसका मतलब हमने P पे डायरेक्ट अगर हमने S% लगाया तो कितना लगाया होगा, 10.25, जब भी तो हमारे पास Q आया है, हमने पहले से बता दिया है। तो इसका मतलब हमारे पास S की वैल्यू आ गई 10.25। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो R है वो छोटा है S से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विच गिव्स ए रिमाइंडर 31 व्हेन 1186 डिवाइडेड बाय दी नेचुरल नंबर्स।
ठीक है। तो हमें ये बताना है कि कितने नेचुरल नंबर ऐसे हैं जो 31 से डिवाइड करने के बाद इस पे वो मतलब किसी भी नेचुरल नंबर से डिवाइड करने के बाद 31 रिमाइंडर देते हैं। ऐसे कैसे नंबर, कितने नंबर हैं? तो 31 रिमाइंडर देते थे, 31 माइनस कर दिया तो क्या आ गया 1155। अब हमें 1155 के सारे फैक्टर निकालने पड़ेंगे। और 1155 के हमें फैक्टर निकालने के लिए क्या होता है, इसके हमने प्राइम फैक्टर निकाले। जैसे 3 गुना 7 5 11। 3 कितनी बार है? एक बार। 7 एक बार, 11 5 भी एक बार, 11 है। तो इसके टोटल फैक्टर कितने आ गए? 16। क्या होता है कि टोटल फैक्टर निकालने के लिए जितनी इनकी पावर होती है उसमें एक एक ऐड कर देते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 16 फैक्टर आ गए इसके टोटल। अब ये 16 फैक्टर आ गए, इसमें से अब ये देखना है कि 31 से छोटे कितने हैं, क्योंकि 31 से छोटे जो होंगे वो तो 31 रिमाइंडर कभी दे ही नहीं पाएंगे। तो इसमें क्या देखिए, 1 3 5 7 11 15 21, 3 3 6 7, 7 ही ऐसे फैक्टर हैं जो 31 से नीचे के हैं। और बाकी उसके बाद आ जाता है 11 33 आ जाएगा, 7 5 35 आ जाएगा। तो 16 में से हम 7 माइनस कर देंगे, इसका 9 आंसर आ जाएगा। 9 इज़ द राइट आंसर इसका। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, व्हाट इज़ द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स लेस देन 2000 फाउंड बाय डिजिट 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 से हमारे पास ये 3 4 5 6 6 नंबर बनेंगे। ये 6 तरह से हमें इसे लिखा जा सकता है कि जो 2000 से छोटे हों। 2000 से छोटे मतलब सबका फर्स्ट तो एक कंफर्म हो गया, बाकी चेंज कर लिए, इस सब को ऐड कर लिया, 7998 आ गया इसका आंसर। फिर उसके बाद अगला, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सेलेक्शंस ऑफ 10 कंजिक्यूटिव थिंग्स आउट ऑफ 12 थिंग्स इन ए सर्कल। एक सर्कल के अंदर हमें 12 में से 10 चूज़ करने थे। और दो, तो इसका आंसर हो जाता है सीधा 12C10। तो 12 इंटू 11/2 हो जाता है। इसको हम, क्योंकि 12C10 को हम लिख सकते हैं 12C2, 12C2 को ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 6 12, 11 6 66 आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद, इफ़ टुडे इज़ संडे देन व्हाट इज विच डे इज एक्जैक्टली 10 की पावर 10 डे। इसको ये होगा हमारा रिमाइंडर थ्योरम से। जैसे 10 की 10 है, एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 10 लिखा जा सकता है। क्योंकि 7 से हर 10 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 आता जाएगा। तो 3 की पावर 10 लिख सकते हैं। 3 की पावर 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसको भी हम 7 से फिर डिवाइड कर देंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 हो गया। तो 7 से फिर डिवाइड कर दे, 7 चौक 28, 4 आगे आ गया। संडे था ना, तो संडे से 4 दिन आगे हम करेंगे तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे इसका सही आंसर आ जाएगा। फिर ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था कि तीन ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, हर एक पहले ग्रीन से रेड होता है, फिर रेड से ग्रीन होता है। पहला सिग्नल 25 सेकंड लेता है, दूसरा सिग्नल 39 सेकंड लेता है, तीसरा सिग्नल 60 लेता है ग्रीन से रेड होने में, और उतना ही टाइम लेता है दोबारा रेड से ग्रीन होने में। तो जो सबसे पहले एक बार वे सेम है, कितने 2 बजे सब सार को सेम कर दिया गया, अब चेंज हो रहे हैं। तो दोबारा सब ग्रीन कैसे होंगे, पहले तो सारे ग्रीन से रेड जाएंगे, फिर रेड से ग्रीन आएंगे। तो एक बार तो ऐसा होगा कि सब मिलके वो हो रहे हैं, रेड हो रहे हैं एक टाइम पे ऐसा। फिर ऐसा होगा कि सब मिलके एक बार दोबारा ग्रीन हो रहे हैं। तो इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा, इन तीनों का एलसीएम आ जाता है 3900। ठीक है। बट ये तो सिर्फ इनका एलसीएम 3900 किस उस पर आता है कि एक बार ये रेड हुए तो अब ये दोबारा इनको ग्रीन भी होना है, तो हमारे पास 7800 सेकेंड्स लग जाएंगे। तो ये इसको अगर हम घंटे में चेंज करेंगे तो 3600 से डिवाइड कर देंगे। 2 से 2 जीरो गई, 6 6 36, 6 कम 6 6 6 18। तो 6 दूनी 12, 2 घंटे और 10 मिनट आ जाएगा इसका आंसर। तो पहले 2 बजे थे, अब 4 बज के 10 मिनट पे हो जाएगा दोबारा सेम। तो अब अगला क्वेश्चन है,
कि ए फ्लैग हैज़ टू बी डिजाइन विद 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स यूजिंग सम और ऑल द कलर रेड एंड ग्रीन येलो। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच दिस कैन बी डन सो दैट नो एडजेसेंट स्ट्रिप हैज़ है। मतलब हमारे पास एक झंडा है, ये जैसे 4 स्ट्रिप का झंडा है हमारे पास, तो हमारे पास 3 कलर है, रेड ग्रीन और येलो। तो हमें उनको कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं, बट 2 इकट्ठी स्ट्रिप्स में एक जैसा कलर नहीं आना चाहिए। तो ऐसे कितने तरीके, जैसे हम पहले एक स्ट्रिप में तो तीनों में से कौन सा भी कलर लगा सकते हो, 3। और दूसरी स्ट्रिप में वो कलर नहीं लगा सकते, तो कोई भी 2 लगा सकते हैं। अब अगली स्ट्रिप में उस कलर को छोड़ के बाकी 2 में से कोई लगा सकते हैं, अगली स्ट्रिप में उसको छोड़ के बाकी 2 में से। तो 3 दूनी 6 दूनी 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। तो 24 ऐसे तरीके हो जाएंगे जिससे हम इसको कर सकते हैं। फिर अगला ये है कि एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, 4 मीटर लेंथ है, 2.2 मीटर उसकी ब्रेड्थ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक ये रेक्टेंगुलर फ्लोर हो गया। तो इसका मतलब 400 सेंटीमीटर इसकी लेंथ और 220 सेंटीमीटर की इसकी ब्रेड्थ है। ठीक है। तो अब हमें क्या है कि एक टाइल है 140 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर की, उसको रखना और एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करनी है। तो ये बतानी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हम इसके अंदर टाइल एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए पहली आ जाएगी ऐसे 140 60, दूसरी फिर ऐसे 140 60, 28, तीसरी अभी होगा तो 42 हो जाएगा, तो आ नहीं पाएगी। तो अगली हमारे पास कितने बच गए, 14 दूनी 28 हो गए, तो 12 बच गए हमारे पास। तो 12 को हम 60 60 ऐसे कर देंगे, 60 60, 140 और 140, 140 यहाँ हो गया, तो ये कितना बच गया, 20, 6 तो 80 बच गया। तो 80 में हम 6 से 120 और ऐसे लगा देंगे एक, ये कुछ खाली रह जाएगी नीचे, 60 और 140। ठीक है, हमारे पास कितनी आ गई हैं, 1 2 3 4 5 हमने लगा दिए। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 6 3 18, तो ये यहाँ आ गई 2 और 6 दूनी 12, 1 यहाँ आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ तो नहीं लगेगी ना, अच्छा 1 मिनट रुको। तो 5 आ गई, तो छठी हम कैसे लगाएंगे, 60 होगी ना, 1 2 3, 140 गया, 140 गया 26, 26 में 6 चौक 24, 4 आ जाएंगे। तो 1 2 3 4, तो 4 यहाँ आ जाएंगे, 6 60 60 60 60, 24 और 14 38। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ जाए इसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन, पी क्यू आर एस टी ईच ऑफ whom हैज़ टू बी असाइंड वन टास्क। एक टास्क दिया है इन सबको, नाइदर पी नॉर क्यू कैन असाइन टास्क वन, टास्क टू मस्ट बी असाइंड टू आइदर आर और एस, इन हाउ मैनी वेज कैन दी असाइनमेंट टू बी डन। ठीक है, इसमें दे रखा है कि पी क्यू आर एस टी 5 आदमी हैं जिस सबको एक एक टास्क दिया है। पी और ना पी को ना क्यू को टास्क 1 नहीं दिया, टास्क 2 आर और एस को दिया है। तो इन हाउ मैनी वेज इसमें, तो सबसे पहले हम टास्क 2 में सिर्फ हम 2 को दे सकते हैं, आर या एस में। ठीक है, तो आर या एस में अगर हमने इसको दे दिया तो हमारे पास कितने बच गए, एक तो हमने दे दिया, तो 4 बंदे बच गए। अब 4 बंदों में से हमने टास्क 1 में हम पी और क्यू को नहीं दे सकते, आर और एस में से हमने दे ही दिया किसी एक को, तो 3 बंदे हट गए, 2 बंदों को हम टास्क 1 भी दे सकते हैं। अब 2 बंदे यहाँ यूज हो गए, तो हमारे पास 3 बंदे बचे, तो 3 बंदों में से किसी एक को ये दे देंगे, 2 में से एक को ये और एक को ये। तो 2 दूनी 4, तो ये 12 दूनी 24, तो 24 इसका आंसर आ जाता है, 24 एकम 24। ठीक है, ये परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का कुछ होते हैं।
फिर अगला क्या है कि देर आर लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स वेइंग 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम। ये है, तो इसमें क्या करेगा, टू बाई 78 ग्राम ऑफ कॉइन वन मस्ट बाई एटलीस्ट 7 कॉइन्स। क्या कम से कम 7 कॉइन उसको लेने ही पड़ेंगे अगर उसको 78 ग्राम लेना है? जी हाँ, बिल्कुल लेने पड़ेंगे, क्योंकि हम अगर एक 50 ग्राम ले लेते हैं, क्योंकि हमें ये गलत प्रूव करना है, तो हमें 7 से कम कॉइन यूज़ करने पड़ेंगे। अब 50 ग्राम कर लिया तो हम 25 ग्राम यूज़ कर लेंगे तो हम 75 हो जाएगा, तो हम किसी का भी यूज़ करके 78 पूरा नहीं कर सकते। 78 को पूरा करने के लिए हमें 2 ग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम 50 की जगह 10 ग्राम यूज़ कर लेते हैं। एक 50 ग्राम, फिर अगला 10 ग्राम, फिर 10 ग्राम, 70 ग्राम हो गया। तो अब हमें बाकी 8 ग्राम करने के लिए 4 ये लेने पड़ेंगे, तो 3 ये थे, 4 ये थे, 7 तो यूज़ करने पड़ेंगे। अब क्या लिखा है, टू वेट 78 ग्राम यूजिंग दीज कोइंस वन कैन यूज़ लेस देन 7 कोइंस। हमने अभी प्रूव कर ही दिया कि 7 से कम तो हम ले ही नहीं सकते, तो इसका मतलब ओनली 1 ही ठीक है। कंसिडर दी फॉलोइंग, ये लास्ट क्वेश्चन है सी सेट का। तो कंसिडर दी फॉलोइंग, ए प्लस बी मीन्स ए इज नीदर स्मार्टर नॉर इक्वल टू बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी। तो ये सब कुछ दे रखा है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो मैंने अटैम्प्ट किए थे, मैंने अपने एग्ज़ाम में मैथ्स के 50 में से 40 से 43 क्वेश्चन तो किए थे अटैम्प्ट, तो वो सब आपको मैंने करवा दिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है उसमें से। और बाकी कुछ क्वेश्चन रह गए, वो मैंने बाद में भी ट्राई नहीं किए, तो वो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, बाकी मैंने आपको पूरा सी सेट का करवा दिया है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि लोग वीडियो देख लेते पर सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक सब्सक्राइब मेरे को अगली और वीडियोस बनाने पर मोटिवेट करता है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर करें। आगे जितने भी जैसे भी कोई एग्ज़ाम आएंगे, जिनके क्वेश्चन आएंगे, अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन होंगे, वो मैं इस चैनल पे लेके आता रहूँगा, और गाइडेंस वगैरह और एनालिसिस वगैरह तो मैं लेके आता ही रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, तो आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, कि अब हमने क्या दे रखा है कि P क्रॉस Q। P क्रॉस Q का मतलब है कि P इज़ नॉट स्मॉलर देन B। P इज़ नॉट स्मॉलर देन B का क्या मतलब है, P इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू Q। इसका ये मतलब है कि अगर A इज़ नॉट स्मॉलर देन B है, तो इसका मतलब जो B है वो A से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि P इज़ नॉट स्मॉलर देन B है, तो P इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू Q। फिर अगली P माइनस टी का मतलब है कि P इज़ नॉट ग्रेटर देन B। P इज़ नॉट ग्रेटर देन B है, तो P इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू B, T। फिर अगला है T डिवाइड R, तो T इज़ नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू B। T नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू R है, तो इसका मतलब उससे स्मॉलर है T। फिर अगला है कि R प्लस माइनस S, R इज़ नीदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन B। इसका मतलब ये है कि ना स्मॉलर है ना ग्रेटर, इसका मतलब R S के बराबर है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि इसको हम यहाँ लेके आ सकते हैं T। इसका यही मतलब था कि T P से बड़ा Q हो गया, और T से बड़ा R, T से बड़ा R, और R के बराबर S है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि S इक्वल टू R ग्रेटर देन T ग्रेटर देन इक्वल टू P ग्रेटर देन इक्वल टू Q। हमारे पास इसका मतलब ये, इस लाइन से हमें ये दे रखा था, ये दे रखा है। अब अगली बात क्या है कि Q प्लस माइनस टी, Q प्लस माइनस टी का मतलब क्या है कि Q इज़ नीदर स्मॉलर देन नॉर, इसका मतलब दे रखा है कि क्या Q T के बराबर है। Q इक्वल टू टी, Q इक्वल टू टी नहीं, पक्का नहीं है, देख हो भी सकता है बट कंफर्म नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, पहला कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता है। अगला कंक्लूजन है कि S प्लस Q, कि S इज़ नीदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू B। तो A प्लस हाँ, S इज़ नीदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू B, इसका मतलब कि जो S है वो ग्रेटर देन Q पूछ रखा है। देख
एस इक्वल टू आर है और आर टी से बड़ा है, टी पी से बड़ा है और पी क्यू से बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया, एस इज़ ग्रेटर देन क्यू। तो ये दूसरी ऐसा बिल्कुल सही हो जाता है। तो ओनली कंक्लूजन टू फ्रॉम दी फॉलो द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये आपको मैंने पूरा सी सेट करवा दिया है और 5-7 क्वेश्चन बचे होंगे। वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम था तो मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट भी नहीं किए, 43 वगैरह किए थे, इतना बहुत था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली।